अब हम देखते हैं 2021 में हमारे पास 16 क्वेश्चन हैं। अब इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। पहला आता है द गवर्नर ऑफ द आरबीआई इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है गवर्नर को अपॉइंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी कमेटी? कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, ये गवर्नर को अपॉइंट करती है। सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शन टू आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा हुआ, आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा हुआ है कि पब्लिक इंटरेस्ट में अंडर सेक्शन 7 पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार जो है वो कुछ गाइडलाइंस इशू कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में। ऐसा तब हुआ था जब उर्जित पटेल जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ बातों को नज़रअंदाज कर दिया था 2021 में। इन्फ्लेशन को ईज करने के लिए उन्होंने बोला था रेपो रेट जो है आप बढ़ा दीजिए, लेकिन उस वक्त तो डिले कर रहे थे बढ़ाने में, तो उनकी कुछ नोक झोंक चल रही थी, तो इसके कारण ये चीज़ न्यूज़ में थी। तो ये ऑब्वियसली करंट या कंटेम्प्रेरी में आपको 100% मिल जाता है क्वेश्चन, इस टाइप का स्टेटमेंट। द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज इज पावर फ्रॉम आरबीआई एक्ट। बिल्कुल आरबीआई एक्ट के अंदर उनके पास पावर्स आती है। और कौन कौन सी पावर्स हो सकती हैं उनके पास? फीमा एक्ट से रिलेटेड पावर्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को हेड करने की पावर्स हैं, और भी कुछ चीज़ें जो हैं साउंड फाइनेंस के लिए जो भी ज़रूरी है, कमेटी सेट करना, ये करना वो करना, तो वो सारी चीज़ें ये कर सकते हैं आरबीआई गवर्नर एज एन आरबीआई गवर्नर। आरबीआई चलाता कौन है? एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और उनके चीफ कौन है? आरबीआई गवर्नर हैं। यही यहाँ पे पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं इस लेवल के। तो आंसर क्या है हमारा? द गवर्न आरबीआई इज़ अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला गलत हो गया। द गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्रॉज पावर फ्रॉम आरबीआई, तीसरा सही है। तो 1 और 3 इसका आंसर हो गया। सेकंड वाला हम बाद में करेंगे या नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि इसका ज़्यादा कोई मतलब है नहीं इस टाइप के क्वेश्चन का, ये कॉन्सेप्चुअल नहीं है उस टाइप के। विच अमंग द फॉलोइंग, थर्ड करते हैं, स्टेप्स आर मोर लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन को समझना है तो हमें समझना होगा बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल कैसे होता है? बिजनेस साइकिल होता है हमारा सबसे पहले हमारा ग्रोथ है, उसके बाद स्लो डाउन है, फिर है रिसेशन, फिर है डिप्रेशन, तो यहाँ पे है डिप्रेशन, और फिर आते हैं एक्सपेंशन, और फिर है ग्रोथ। ठीक है, तो वैसे ये 4 स्टेप्स होते हैं जो कि एक सर्कल के फॉर्म में बने हुए हैं। ये हमारा बिजनेस साइकिल होता है। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ तो जो है ग्रो कर रही है इकॉनमी, स्लो डाउन होता है नेगेटिव ग्रोथ फॉर 2 कंजिक्यूटिव क्वार्टर्स पे नेगेटिव ग्रोथ हो जाती है, तो हम इसको क्वार्टर्स पे या 6 महीने तक कंटिन्यू नेगेटिव ग्रोथ हो रही तो हम उसको स्लो डाउन बोल देते हैं कि इकॉनमी जो है स्लो डाउन में जाए। रिसेशन होता है, रिसेशन क्या होता है? नेगेटिव जीडीपी फॉर 2 कंजिक्यूटिव क्वार्टर्स तक अगर जीडीपी कम हो रही है आपकी कंटिन्यूसली तो हम उसे बोल देंगे रिसेशन। डिप्रेशन वो होगा जब 2 साल से ऊपर, रिसेशन ग्रेटर देन 2 ईयर्स, उसको हम बोल देते हैं डिप्रेशन। कंटिन्यू इकॉनमी डिप्रेस होती जा रही है। और ऐसे यूके की इकॉनमी थी 2012 में। और डबल डिप डिप्रेशन क्या होता है? जब हम स्टिमुलस देते हैं उसके बावजूद इकॉनमी फेल टू रिकवर, तो हम उसको बोल देते हैं डबल डिप डिप्रेशन, कि वो चाहने के बाद भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और फिर ये हमारे पास आता है एक्सपेंशन। रिसेशन से निकलने का सबसे इजी रास्ता क्या है, या कौन सा रास्ता अपनाया जाता है? एक्सपेंशन है। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में भी अपनाया गया था, और साथ ही साथ कोविड से भी निकलने के लिए 2020 में भी अपनाया गया है। इसमें होता क्या है कि आप क्या करते हो? मनी सप्लाई बढ़ाते हो इकोनॉमी में। मनी सप्लाई बढ़ते ही क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स की डिमांड करेंगे, क्योंकि इंडिया एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। गुड का डिमांड बढ़ेगा तो बाकी इन्वेस्टर्स या प्राइवेट इन्वेस्टर भी लोन लेना चाहेंगे और इन्वेस्ट करना चाहेंगे इकोनॉमी। इन्वेस्ट करने लग जाएंगे तो एक साइकिल बन जाएगा। इन्वेस्ट करेंगे तो वो वेजेस के फॉर्म में जाएगा वर्कर्स के पास, फिर वो वेजेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगा गुड्स के, फिर वो इन्वेस्टमेंट फ्यूल करेगा। तो ये एक पॉजिटिव साइकिल हो जाता है। तो इकोनॉमी धीरे धीरे उससे बाहर निकल आती है। लेकिन सप्लाई ऑफ गुड्स भी उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए जिस हिसाब से आपका मनी सप्लाई बढ़ रहा है। मतलब मनी सप्लाई बढ़ा के आप एक तरीका है निकल सकते हैं। इसीलिए जब भी खासकर कोविड और इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, बड़े जब वो शॉक्स आते हैं, तो सरकार अपने ऊपर जिम्मा लेती है ये इन्वेस्टमेंट का, मनी सप्लाई बढ़ाने का। इसीलिए सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट है वो हमेशा बढ़ जाता है। चाहे वो 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में, जहाँ पे हमारा 9 से 14% हो गया था फिजिकल डेफिसिट एक टाइम पे, और 2020 हो जहाँ पे हमारा फिजिकल डेफिसिट लगभग 7-8% तक भी चला गया था। उसके बाद फिर अभी वो डाउन आ रहा है धीरे धीरे। तो क्योंकि सरकार ज़्यादा पंप करती है पैसा मार्केट से उठा के, और बोरोइंग का मतलब ये होता है फिजिकल डेफिसिट।
तो बोरो जितना ज़्यादा करोगे तो फिजिकल डेफिसिट आपको उतना बढ़ता चला जाएगा। तो ये हो गया। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है। इकोनॉमिक रिसेशन से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा। कट इन द टैक्सेस, अगर आप टैक्स कम कर दोगे कंपनी बाय इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब है, इंटरेस्ट रेट जो बैंक इन्वेस्टर्स को दे रहा है, मतलब लोन का रेट है। इंटरेस्ट रेट आप समझ लीजिए एक तरह से लोन का रेट है। बैंक जो किसी इन्वेस्टर को देता है उसका रेट अगर बढ़ाओगे तो इन्वेस्टर क्यों लेगा। पहले 5% पे था, आप 7% पे उसको दे रहे हो लोन, तो ऑब्वियसली वो नहीं लेगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में मनी सप्लाई नहीं बढ़ेगी, तो इससे तो मनी सप्लाई कम हो रही है। हालांकि पहले वाले से बढ़ रही है लेकिन इससे कम हो रही है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही। मनी सप्लाई इससे 100% बढ़ेगी सरकार जब इन्वेस्ट करेगी, और यही स्टेप लिया जाता है, इसलिए बी बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन द टैक्सेस, टैक्स अगर आप बढ़ा देगी सरकार तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में कम हो जाएगी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। रिडक्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक प्रोजेक्ट, अगर वो कम खर्चा करेंगे तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम होगी, ये भी गलत हो गया। तो बी हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। फोर्थ हम देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर थिंग रिमेनिंग अनचेंज मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट अ प्राइस। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये क्या है, एक चाय है, टी लीव्स हैं, एक है कॉफ़ी और एक है शुगर। ठीक है, चाय बनाने के लिए टी लीफ प्लस शुगर ये दोनों हमें चाहिए होता है। शुगर को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। कॉफ़ी क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड है, सब्स्टिट्यूट गुड, ये हमारा गुड मान लेते हैं। तो हो क्या रहा है कि आदमी जब चाय पत्ती और शुगर खरीद के ले जाएगा तो घर पे कॉफ़ी तो नहीं बनाएगा, तो ऑब्वियसली जो चाय ले जा रहा है वो कॉफ़ी नहीं बनाएगा, ऐसा हम मान के चलते हैं जब इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ये एक आइडियल सिचुएशन हम ऐसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये होता है। तो सबसे पहले क्या है, इफ़ द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेज, अगर कॉफ़ी का दाम बढ़ जाता है तो मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज, मतलब यहाँ पे गुड की जगह हम चाय लिख लेते हैं। चाय का जो है डिमांड बढ़ जाएगा मार्केट में। ऑब्वियस बात है, अगर कॉफ़ी महंगी आएगी तो लोग चाय ज़्यादा पियेंगे। तो पहला आंसर सही हो गया हमारा कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, पहला कंडीशन मीट हो गया। अब हम आते हैं दूसरा, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज, अगर चाय चीनी का दाम भी बढ़ जाता है तो लोग ज़्यादा चाय पीने की कोशिश करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा अगर चीनी का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हो सकता है चाय छोड़ दें, कॉफ़ी पीना चालू कर दें, या बिना चीनी की पी सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन नहीं लेंगे हम इसमें। तो हो सकता है वो कॉफ़ी पाउच से ही पीने लग जाए, या कॉफ़ी या दूध ही पीना चालू कर दें, चाय वाय बनाना भूल जाएँ। तो जो है ये कॉम्प्लीमेंट का प्राइस कम होना चाहिए, तभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, तो ये गलत हो गया। इफ़ इट्स प्राइस फॉल, अगर इसका खुद का दाम कम हो जाता तो ऑब्वियसली इसका दाम कम होगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, तो 1 और 4 तो सही है। अब देखते हैं थर्ड कंडीशन क्या है। द गुड इज़ ए इन्फीरियर गुड, इन्फीरियर गुड जैसे मान लेते हैं, इन्फीरियर गुड क्या होता है, कोई भी ऐसा गुड जो क्या है लो क्वालिटी गुड, एक तरह से इन्फीरियर मतलब लो होता है, लो क्वालिटी का कोई भी गुड हो, जैसे फूड होता है इन्फीरियर गुड, उसको ही बोला जाता है। लेकिन हम यहाँ पे मान लेते हैं दो तरीके से, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक नॉर्मल राइस है, एक बासमती राइस है। नॉर्मल राइस है, बासमती राइस है, बासमती राइस है, ठीक है। जब भी आपके पास मतलब कम पैसा है, इसमें क्या ले, द गुड इज़ एन इन्फीरियर गुड एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज। अगर इनकम आपका बढ़ जाता है, इनकम बढ़ जाता है, तो आप पहले नॉर्मल राइस खाते थे जो कि इन्फीरियर गुड है, और ये बासमती राइस मान लेते हैं सुपीरियर गुड है। यहाँ पे ये महंगा आता है, काफ़ी हाई क्वालिटी गुड है। तो अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो आप नॉर्मल राइस तो नहीं खाओगे, आप बासमती राइस प्रेफर करोगे। तो जब भी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेज तो गुड ऑफ अ इन्फीरियर गुड का जो है वो डिमांड, ये क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज़ होना चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से इन्फीरियर गुड का डिमांड इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा सुपीरियर गुड के इन्फ्रॉम में लग्जरी गुड्स की तरफ लोग भागते हैं और महंगे आइटम खाना चालू कर देते हैं। तो इसीलिए इनकम बढ़ने के कंज्यूमर के साथ इन्फीरियर गुड की डिमांड जो है तो कम होती है, तो इसलिए ये आंसर गलत हो जाता है। तो हमारा आंसर है 1 और 4, तो आंसर आ जाता है ए। इसके बाद हम देखते हैं, विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा पहले होता था, लेकिन बाद में इसको आरबीआई ने अपने अंडर ले लिया, और टोटली इसको अंडर लिया 2020 में ही। इसीलिए क्वेश्चन आया हुआ 2020 में ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट किया गया, और आरबीआई की जो सुपरवाइजरी पावर्स हैं और रेगुलेटरी पावर्स हैं इनको बढ़ा दिया गया। पहले क्या बेसिक जैसे ये कोऑपरेटिव बैंक्स ना, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट्स इनके तहत भी होती थी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट इनके तहत भी, मतलब या कोऑपरेटिव कंपनीज़ एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं, कंपनीज़ एक्ट के अंदर, ये उनके अंदर भी
रजिस्टर करते थे। तो इसमें फ्रॉड बहुत लोग करने लग गए थे कि हम उसके अंदर रजिस्टर्ड है तो हम इस बॉडी के अंदर आ रहे हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ रहे हैं, और अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर तो आरबीआई हमें रेगुलेट कर सकता है। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ वो हो रहा था, जिसके कारण महाराष्ट्र में कुछ एक बहुत बड़ा स्कैम भी हुआ था, या फिर बहुत सारे अर्बन कोऑपरेटिव डूबने लग गए थे। इस समय बहुत ही ये न्यूज़ में चल रहा था कि एक बैंक, उसके ऊपर 6 महीने का फ्रीज लगाया था आरबीआई ने, तो डूब रहे थे। तो उसको देखते हुए एक एक्ट में मतलब इनमें बदलाव लाया गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसमें 2020 में बदलाव लाया गया और आरबीआई को फाइनली सबसे ज़्यादा अथॉरिटी दी गई। दे आर सुपरवाइज एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये आ जाएगा आंसर गलत। दे कैन इशू, क्या आएगा, दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। बिल्कुल सही बात है, कोऑपरेटिव है, अगर कोऑपरेटिव्स है तो वो इक्विटी शेयर्स भी दे सकता है, प्रेफरेंशियल शेयर उसके मेंबर्स के लिए भी दे सकता है। इक्विटी मतलब सबके लिए ओपन कर सकता है, किसी भी रिटेलर्स के लिए। ये प्रेफरेंशियल होते हैं अपने मेंबर्स के लिए, वो ओपन कर सकता है कि एक्स्ट्रा शेयर हम दे रहे हैं, 2-2 शेयर और बढ़ा रहे हैं हर मेंबर का अपना, इस टाइप से। दे वर बॉट अंडर द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट 1966। देखो पहला तो गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत है तो दूसरा तीसरा ऑटोमेटिक सही हो गया। और ये हमें वैसे फैक्चुअल बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है, अगर याद रहता तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो ये आंसर इसका आ जाएगा बी। अब द इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब बॉन्ड यील्ड वाला कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। बॉन्ड यील्ड होता क्या है? बॉन्ड यील्ड क्या है, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है, उसको पैसा लेना है ए से, तो वो क्या करेगी, उसने एक बॉन्ड इशू करती है जिसको मतलब मुझे 100 रुपया चाहिए, 8% रेट में दूंगा हर साल आपको, 8 साल बाद आपको पूरा पैसा वापस हो जाएगा, मतलब आपको पूरा सम वापस कर देंगे। तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट है। 8% को हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट या यील्ड। इस प्रिंसिपल पे 8% का प्रॉफिट या यील्ड है, ठीक है। अभी तो जो ए है, ए को इसने एक कागज़ दे दिया, ए ने बदले में क्या दिया गवर्नमेंट को, पैसा। और ये जो कागज़ होता है इसको हम बोलते हैं जीसेक, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम बोल सकते हैं। अब होता क्या है, अब ए के पास है तो ए को क्या मिलना था, ए को मिलना था 1 साल बाद क्या मिलना है, 108 रुपये मिलना था, 108 रुपये मिलना था। तो ए का प्रॉफिट कितना होता, वो 100 रुपये इन्वेस्ट करता, 108 रुपया उसको मिलता, तो सीपी से माइनस करके इंटू 100, तो 8% का प्रॉफिट था, मतलब 8 रुपये का प्रॉफिट या 8% का प्रॉफिट था। अब हुआ क्या कि उसको अचानक से ज़रूरत पड़ी है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट हुई उसकी कि मुझे अभी पैसा चाहिए, उसके घर में कोई बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, उसने इसको सेल करने का वादा किया कि अब ये जो भी मेरे पास बिल पड़ा हुआ है 100 रुपये वाला, इसको मैं सेल कर देता हूँ, इस कागज़ के टुकड़े को। तो क्या गया बी के पास, उसने सेल कर दिया, कितने रुपए में दिया, अब बी बोलेगा यार 100 रुपये में तो नहीं ले रहा हूँ मैं, मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे लिए बेच रहा हूँ। तो वो बोलता है 90 रुपये में ले ले भाई, 90 रुपये में। अब बी के पास जो है ये बिल 90 रुपये में मिल गया उसको, ये कागज़ का टुकड़ा 90 रुपये में। और उस पर लिखा क्या है, कागज़ पे लिखा है अभी भी सेम चीज़ लिखी हुई है, 100 रुपीज़ 8% 8 ईयर्स, तो ये चीज़ लिखी हुई है। तो अब बी को 1 साल बाद का कितना प्रॉफिट है, 1 ईयर के बाद इसको कितना मिला, 1 ईयर के बाद बी के पास, बी ने इन्वेस्ट किया 90 रुपया, मिला उसको 108 रुपया, 90 रुपया इन्वेस्ट किया, तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ, इसका प्रॉफिट हुआ 18/90 इंटू 100, तो इसको प्रॉफिट हुआ 20% का। तो ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इसी को तो हम यील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये है बॉन्ड प्राइस, ये प्रिंसिपल जिसे मैंने बोला था, ये बॉन्ड प्राइस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। पहले बॉन्ड प्राइस 100 रुपया था तो प्रॉफिट कितना 8% आ रहा था, वही जब बॉन्ड प्राइस 90 रुपये का हो गया तो प्रॉफिट हो गया 20%, या यील्ड जो हो गया वो 20% हुआ। तो बॉन्ड प्राइस जैसे जैसे डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब जैसे जैसे बॉन्ड प्राइस डिक्रीज़ होता है, यील्ड जो है आपका इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो बॉन्ड प्राइस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यील्ड, तो ये वाला हमारे पास फार्मूला आ जाता है, बॉन्ड प्राइस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यील्ड है। अब एक इन्वेस्टर है, ठीक, अब एक इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर कहाँ पे, पैसा कौन कहाँ पे लगा सकता है, एक तो आदमी बैंक में जमा कर सकता है, अगर अच्छा इंटरेस्ट रेट उसको मिल रहा है, वहाँ पे अच्छा पैसा मिल रहा है तो बैंक में रख सकता है। और वो कहाँ पे और दूसरी जगह लगा सकता है, बॉन्ड में लगा सकता है, ठीक है। बॉन्ड में अगर लोग एग्जिट कर रहे हैं, यील्ड उसको अच्छा मिल रहा है तो वो वहाँ पे लगा देगा, अगर यील्ड अच्छा मिल रहा है तो यहाँ पे पैसा लगाएगा। अब बैंक का जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो ऑब्वियस ही बात है, वहाँ का जो आरबीआई है, फेडरल रिजर्व है, वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा। अगर उसको इन्फ्लुएंस करेगा तो वो, अगर उसने मान लो यील्ड में यहाँ पे इन्वेस्ट करना था, वो इधर भाग के आएगा। अगर यहाँ पे कम कर दिया या यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होने लग गया,
मान लो वहाँ की सेंट्रल बैंक ने कुछ किया ऐसा कि जैसे बैंक जो है उसके पास कम से कम पैसा रहा, या फिर वो इंटरेस्ट रेट कम देने को वो हो गया। अगर वो इंटरेस्ट रेट कम देगा तो कहाँ पे आ जाएगा, हम जानते हैं वैसे रेपो ऑपरेशन इन सब के जरिए। यहाँ पे भी इन्फ्लुएंस करेगा, इसको इन्फ्लुएंस करेगा तो मान लो उसका प्रॉफिट या जो इंटरेस्ट रेट बैंक उसको ऑफर कर रहा है वो कम हो जाता है। अगर वो कम हो गया तो वो यील्ड की तरफ भागेगा ऑब्वियसली। तो बॉन्ड यील्ड जो है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, बॉन्ड यील्ड जो है वो इन्फ्लुएंस होता है एक्शंस ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इंडिया में ऐसा कर सकता है। इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट में अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ये भी क्योंकि इन्फ्लेशन के लिए ही सेंट्रल बैंक मैक्सिमम कुछ कुछ करते हैं ना, कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मान लो रेपो रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट बढ़ाते ही क्या हो जाएगा, रेपो रेट बढ़ाते ही बैंक के पास जो है पैसा कम हो जाएगा, पैसा कम हो गया, बैंक के पास मनी कम हो गया, तो वो जो डिपॉजिटर्स हैं पैसे के उनके लिए इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ा देगा। यही तो करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक के पास रखें और बैंक उसको आगे चल के इन्वेस्ट कर सके कहीं पे। और उसको इन्होंने जैसे इनको रेट 8% दे रहा है, तो जिसको वो लोन देगा उसको कितने पे लोन देगा, उसको 12 पे लोन देगा। तो ये कर देता है। तो यहाँ पे हम अगर इस रेट के हिसाब से देखें तो ऑब्वियसली जो सेंट्रल बैंक होती है वो पूरी तरह से कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को भी और ये रेट्स को भी। और जो इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर क्योंकि कभी बैंक के पास आता है कभी बॉन्ड के पास जाता है, तो इसलिए बॉन्ड यील्ड जो है वो इफेक्ट होती रहती है हमेशा, जैसे जैसे सेंट्रल बैंक यहाँ पे स्टेप्स लेती रहती है। तो ये इनका प्रॉपर कनेक्शन है। हमने पहले उसमें यील्ड और उसमें रिलेशन देखा, फिर हमने ये देखा कि कैसे ओवरऑल कनेक्शन क्या है, ये भी समझना ज़रूरी था। ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है समझाते वक्त, लेकिन ठीक है। फिर आ जाते हैं 7th क्वेश्चन पे। तो हमारा इसमें आंसर क्या आएगा, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 1, 2 एंड 3, तीनों चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं, 1, 2 एंड 3 आ जाएगा। अब हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग: फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट, नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल डिपॉजिट। इसको तो डोमेस्टिक माना जाता है, डोमेस्टिक डिपॉजिट्स। तो ये एफडीआई तो नहीं है, तो 4 तो नहीं है। अब आ जाते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट एफआईआई विद सर्टेन कंडीशंस। ये लिख दिया उन्होंने, साफ साफ लिख दिया। अब एफडीआई और एफआईआई का आईएमएफ की डेफिनेशन क्या है? आईएमएफ की डेफिनेशन जो है या जो एक्सेप्टेड नॉर्म है, एफडीआई क्या होता है? एफडीआई है जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, कोई भी कहीं पे भी आप शेयर्स ले रहे हो, ग्रेटर देन 10% अगर लिस्टेड में लेते हो, और एनी परसेंट इन अनलिस्टेड, ऐसे डेफिनेशन बनाया हुआ है। और एफआईआई क्या बोला जाता है? एफआईआई वो होते हैं जो लेस देन 10% लेते हैं, लेस देन 10% लेते हैं। तो ये किस लिए होते हैं? ये हॉट मनी बोली जाती है। क्यों? क्योंकि ये कुछ समय के लिए सिर्फ पैसा कमाने के लिए मार्केट में घुसते हैं और एकदम से एग्जिट कर जाते हैं। तो ये एफआईआई जो है यही होता है। अब क्या हुआ कि पहले, क्योंकि ये लंबे समय के लिए आते हैं, एफडीआई वाले लंबे समय के लिए आते हैं, वो शेयर वेयर ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, तो सरकार ने इनको अलाउ किया गया था। ठीक है, इसमें डायरेक्टली पूछा है एफडीआई क्या है। ठीक है, अब क्या हुआ कि कोविड के समय क्या हुआ, इंडिया में इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली कम हुआ। कोविड के बाद हमने क्या किया, सेबी ने रूल बनाया कि सर्टेन एफआईआई जो है, सर्टेन एफआईआईज ग्रेटर देन 10% भी स्टेक ले सकते हैं कंपनीज में। ऐसा शायद 2019 या 2021 के आसपास, 2021 के आसपास वैसा कुछ किया गया है। तो टेक्निकली अगर ये 10% ज़्यादा ले सकते हैं, एफडीआई में कंसिडर की जा सकती हैं। तो इसीलिए इन्होंने लिखा है यहाँ पे विद सर्टेन कंडीशन, एफआईआई विद सर्टेन कंडीशन। तो 2 भी, ये भी एफडीआई का पार्ट है। अब आते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अब इसको भी समझना पड़ेगा। इसमें क्या है कि जैसे मान लिया है इंडिया में, उनको क्या करना है, यूएस मार्केट से पैसा निकालना है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे कंपनी मान लो गूगल है, तो वो गूगल को क्या देंगे, गूगल को देंगे शेयर्स, मान लीजिए अपने शेयर्स देंगे, अपनी कंपनी के कुछ कुछ शेयर्स, और गूगल को बोलेंगे कि भाई मेरे नाम पे आप वहाँ से किसी के शेयर खरीद लो, इस बंदे के शेयर खरीद लो, एबीसी कंपनी के। तो एबीसी कंपनी, लेकिन अगर इन्होंने शेयर दिया तो इनको बदले में कुछ तो चाहिए होगा जिससे ये पता लगे कि इन्होंने इतने शेयर दिए। तो ये बोल दिया जाता है यहाँ पे
डिपोजिट, या अगर अमेरिकन मार्केट है तो एडीआर बोला जाता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एक कागज़ का टुकड़ा जिसमें लिखा गया हमने इनसे शेयर लिया और इनके बिहाफ पे हम एबीसी से उठा रहे हैं इतना पैसा। इससे माल्या को क्या फ़ायदा है? माल्या को ये फ़ायदा है कि इसको यहाँ पे रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा यूएस में, और जो कंपनी वेल स्टैब्लिश है उनके ब्रांड नेम के जरिए वो पैसा उठा सकता है मार्केट से। तो ये एडीआर बोला जाता है। अगर यही कोई इंडियन कंपनी करती तो इंडिया में बीडीआर बोला जाता है, भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो ये एफडीआई का ही पार्ट है। ऑब्वियसली ये बाहर से ही पैसा ला रहा है माल्या, तो जीडीआर भी एफडीआई का पार्ट है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, मतलब ऐसे बॉन्ड्स, बॉन्ड्स का मतलब होता है उधारी, उधारी का कोई कागज़। ए और बी, इसको ढंग से समझते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एक ही बार समझना ही पड़ेगा आपको। अगर आपने नहीं समझा तो फिर मुश्किल है, क्योंकि ये बार बार ही आते रहेंगे ये कैपिटल मनी मार्केट वाले कॉन्सेप्ट जो हैं। तो इसलिए बोलते हैं ये वाले कॉन्सेप्ट अच्छे समझ चाहिए, मनी मार्केट और ये वाला खासकर। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हम देखते हैं। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं? अब एक आदमी है, इन्वेस्टर है, एफसीसी भी देखेंगे, और ये बी है। इसने क्या किया है, ये इन्वेस्टर बोलता है कि बोरोवर बोलता है मुझे 800 रुपये दे दो, उन्होंने दे दिया 800 रुपये। बदले में क्या दिया? बोरोवर मतलब ये कंपनी का ओनर है, मान लेते हैं कंपनी ओनर है, ठीक है। कंपनी को पैसा चाहिए था एक्सपेंशन के लिए, तो उन्होंने इन्वेस्टर से पैसा उठाया। तो बदले में उसने एक कागज़ की चिट्ठी लिख के दे दी, जिसको हम बोलते हैं एफसीसी भी हम यहाँ पे बोल देंगे, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। उसने बोला कि मैं आपको 800 रुपये दे दूंगा, इस कागज़ में लिखा हुआ है मैं 800 रुपये आपको दे दूंगा 2 साल के अंदर। लेकिन अगर मैं नहीं दे पाया, या फिर अगर नहीं दे पाया, या फिर इसमें नॉर्मली ये लिखा रहता है आपके पास चांस होगा 2 साल के बाद कि आप या तो 800 रुपये ले लो, या तो आप शेयर्स ले लो डायरेक्टली, या 2 साल बाद ये ऑटोमेटिकली शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप हमारा ओनरशिप ले सकते हो 10% शेयर उस समय। तो जो ज़्यादा होता है उस हिसाब से आदमी ले लेता है। अगर उसको लग रहा है 10% शेयर की कोई वैल्यू नहीं है तो ये ले लेगा, नहीं तो ये ले लेगा। तो मतलब जो ये बॉन्ड था, जो कागज़ का टुकड़ा था, जो उधारी का कागज़ था, उस कागज़ वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है किसमें? शेयर्स वाले में, मतलब इक्विटी में कन्वर्ट हो गया। ये बॉन्ड से सीधा इक्विटी में चला गया, उधारी के कागज़ से शेयर वाले कागज़ में कन्वर्ट हो जाता है कुछ समय बाद। तो फॉरेन करेंसी में उठाने वाले जो होंगे, ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी से, फॉरेन का मतलब ही हो गया बाहर से पैसा आ रहा है, तो इसलिए एफडीआई हो जाएगा ये। तो ये एफसीसीबी का आप कॉन्सेप्ट समझ ही गए होंगे कि क्या चल रहा है इसमें। तो बेसिकली ये 3 कॉन्सेप्ट मैंने इसमें समझाए हैं कि क्या चल रहा है। अब जाता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज दैट इट नेसेसरली, डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी क्या होती है? डिवैल्यूएशन ये हो गया कि एक मान लेते हैं 80 रुपया है $1 के बराबर, $1। डिवैल्यूएशन का मतलब हो गया ये हो गया 100 रुपया, मार्केट कंडीशंस के कारण इज इक्वल टू $1। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ट्रेड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? इसको समझने के लिए हमें एक फिर से फिगर समझना होगा कि उसमें होता क्या है, ट्रेड कैसे इम्पैक्ट होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सारी चीज़ें कैसे इम्पैक्ट होती हैं। अब इसके लिए हमें देखना होगा इसमें कि क्या पूरा सिस्टम चलता है। एक सेलर है, मान लेते हैं यूएस में ही ये सेलर है, एक इंडिया में कोई बोरोवर है जो उसको ख़रीदेगा, और यहाँ पे इंडिया में एक बोरोवर है और एक इंडिया में सेलर है, ठीक है, 2 हो गए। अब यूएस मार्केट में यहाँ पे एक बोरोवर है, ये सेल करेगा तो बोरो करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये एक सेटअप हम समझते हैं। पहला हम सेटअप देखेंगे 80 रुपये के हिसाब से, 80 रुपया $1 के बराबर है। अब ये कितने पे, ये तेल बेचता है, ये ऑयल सेल करता है, और ये कितने पे सेल करता है? $1 पर लीटर, मतलब $1 में 1 लीटर आपको देगा, ठीक है। अब जो बायर है इंडिया में दोनों बायर और सेलर दोनों के पास 80-80 रुपये आएगा, ठीक है। या 80 रुपये पे ये सेलर क्या है, ये हमारा वाला सेलर, इनका जो सेलर है वो $1 पर लीटर पे तेल बेचता है। हमारा सेलर जो है 80 रुपये का एक कच्चा मैंगो बाइट बेचता है, कच्चा मैंगो बाइट जो खाया होगा हमने, तो ये इतने रुपए में बेचता है। तो अब देखते हैं इसमें क्या ट्रांसपायर करता है इस पूरे सिस्टम में। हमारा बोरोवर कितना खरीद पाएगा? हमारा बोरोवर हमारे इंडियन इकोनॉमी में 80 रुपये हैं सबके पास, मतलब ये टोटल इंडिया में जितने भी लोग हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं सबके पास 80 रुपये हैं टोटल। तो ऑब्वियसली $1 80 रुपये है अभी फ़िलहाल में, तो होगा क्या कि वो 1 लीटर तेल खरीद लेता है, ठीक है। और यहाँ पे ये एक कच्चा मैंगो बाइट यहाँ पे सेल कर देता है। एक कच्चा मैंगो बाइट कितने में? $1 में, मतलब
जो बोरोवर हो $1 इसको देगा, तब जाके एक कच्चा मैंगो बाइट इसको देगा, क्योंकि 80 रुपये का है ना, और एक्सचेंज रेट उस वक्त यही चल रहा है, 80 = $1। अब सेकंड सिनारियो क्या आएगा कि यहाँ पे अब डिवैल्यूएट हो गई करेंसी, क्या होगी, डिवैल्यूएट हो गई। अब डिवैल्यूएशन में होगा क्या, अब जो है ये अभी भी कितना दाम है 1 पर लीटर, लेकिन इसके पास रुपए कितने हैं, अपने आदमी के पास 80 रुपये हैं, तो ऑब्वियसली 1 लीटर तेल नहीं खरीद पाएगा। क्यों, क्योंकि अब 1 लीटर तेल 100 रुपये का है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डॉलर, ये डॉलर में ही बेचेगा ना हमेशा, क्योंकि मार्केट लगभग स्टैग्नेंट ही रहती है, तो ये कम खरीद पड़ेगा। अगर डिवैल्यूएट हो जाती है करेंसी तो जो है इंपोर्ट वो कम कर पाएगा तेल। अगर तेल कम इंपोर्ट कर रहा है तो मतलब इंपोर्ट जो है वो कॉस्टली हो गया, इंपोर्ट कॉस्टली हो गया, क्योंकि वो कम तेल इंपोर्ट कर पा रहा है। अब दूसरा यहाँ हम सेलर को देखते हैं, सेलर तो अभी भी 80 रुपये में बेच रहा है, तो मतलब पहले जो इनका जो बोरोवर था इसके पास $1 था, अभी भी इसके पास $1 है, लेकिन ये कच्चा मैंगो बाइट कितना खरीद पाएगा, ज़्यादा खरीद पाएगा, क्योंकि एक कच्चा मैंगो बाइट का दाम कितना हो गया, 80/100, मतलब $0.8 हो गया एक कच्चा मैंगो बाइट का दाम, इसीलिए ज़्यादा कच्चा मैंगो बाइट खरीद पाएगा। तो मतलब इस जहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक्सपोर्ट वाले सिनारियों में क्या हो रहा है, सस्ती हो रही हैं चीज़ें, सस्ती हो रही हैं तो इनकी डिमांड बढ़ेगी, मतलब एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करेगा, एक्सपोर्ट जो है हमारा इंक्रीज़ करेगा, और जो इंपोर्ट है वो कॉस्टली हो रहा है, मतलब हमारा इंपोर्ट जो है वो डिक्रीज़ करेगा। तो ये सिनारियो बनता है, जब भी डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी है तो एक्सपोर्ट जो होता है हमारा वो हमारा सस्ता हो जाता है, मतलब ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी हमारी करेंसी, इसलिए चाइना जो है अपने युआन को क्या कर रहा था, डिवैल्यूएट करता रह रहा था, ताकि उसका एक्सपोर्ट जो है दबदबा बना रहे। इस पे अमेरिका ने फिर दंगे भी किए थे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अब हम देखते हैं डिवैल्यूएशन के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। डिवैल्यूएशन को एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा है कि एक्सपोर्ट जो है इंक्रीज़ करता है, और इम्पोर्टर्स को नुकसान है। इंडिया ऑयल तो इंपोर्ट करना इंडिया की मजबूरी है, तो ऑब्वियसली इंडिया को क्या करना पड़ता है, दोनों बैलेंस करना पड़ता है। अब देखते हैं द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी दैट इज नेसेसरली इम्प्रूव्स द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो मतलब ऑब्वियसली डोमेस्टिक एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट का बढ़ रहा है, मतलब कॉम्पिटिटिव हो रहा है इन द फॉरेन मार्केट। इंक्रीज इन द, क्योंकि हमारा दाम कम हो रहा है ना, कॉस्ट जो है कच्चा मैंगो बाइट का वो डिक्रीज़ हो रहा था, और ऑयल का जो कॉस्ट है या ऑयल की जो क्वांटिटी हम इंपोर्ट कर पा रहे थे वो कम हो रही थी, तो ये हमें ध्यान में रखना है। इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इट इंक्रीजेज द फॉरेन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, ऐसा बोल रहा है। और फिर हमारा थर्ड क्या बोल रहा है, इंक्रीज़ तो नहीं करना, डिवैल्यू का मतलब क्या होता है, डिक्रीज़ करना, तो ये भी गलत हो गया, ये सही हो गया। इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस, ऐसा ज़रूरी है क्या, वो ट्रेड बैलेंस इंप्रूव ही करेगा। हो सकता है हमें इंपोर्ट जो है वो चीप करने थे एक्सपोर्ट की जगह, तो ये भी मतलब एक कंडीशनल है, इंडियन के हिसाब से तो नहीं कंडीशनल है, तो हमारा आंसर आएगा ए। 2 तो वैसे भी गलत है, तो ऑब्वियसली ये 2 गलत ही हो जाते हैं, तो आंसर यही आ जाता है हमारा फिर से, क्योंकि 3 तो एम्बिजियस था। तो इसका इससे भी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि डिवैल्यू करने से क्या होगा, इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको एक बार समझ लो ढंग से बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज़ द मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों चिंता करती है ब्लैक मनी की? डाइवर्शन ऑफ रिसोर्स टू परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन द लग्जरी ऑफ, अरे अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एटलीस्ट मनी सप्लाई तो इंक्रीज़ हो ही रही है कहीं ना कहीं, रियल एस्टेट में कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा से कुछ फ़ायदा तो हो ही रहा है। इन्वेस्टमेंट इन द अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ एंड परचेज ऑफ द प्रीशियस गोल्ड, आप कुछ भी परचेज कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रही है। तो ये मेन कॉज ऑफ वरी क्या है, लार्ज डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टी एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, ऐसा कुछ भी नहीं, ये तो सोशल एंगल है, इसका कोई लेन देन नहीं है। लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन, इसी का तो रोना धोना है पूरे इंडिया में कि टैक्स इवेजन हो रहा है, इसीलिए तो उनके पीछे पड़ते हैं कि भाई टैक्स, इसलिए ब्लैक मनी के पीछे सरकार पड़ी हुई है। और उसके लिए क्या स्नूपिंग करती है, प्रोजेक्ट इनसाइट लॉन्च करती है, कितना कहाँ से ट्रांजेक्शन हुआ, किसके अकाउंट से कितना जा रहा है, कोई छुपा तो नहीं रहा है पैसा, उसके लिए पूरा एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो टैक्स इवेजन से बचाने, तो ये डी इसका आंसर है। वैसे थोड़ा सा एनालिसिस चाहिए था इसमें। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इफेक्ट, इन्फ्लेशन किससे बढ़ेगा ये कह रहा है। रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट, बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, बोरिंग फ्रॉम द बैंक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, इन दोनों में नो न्यू मनी क्रिएटेड, नो न्यू मनी क्रिएटेड,
तो मोस्ट इन्फ्लेशनरी तो अभी देखते हैं आगे। क्रिएशन ऑफ अ न्यू मनी, अब नया पैसा, जब वॉल्यूम ही मनी का बढ़ गया तो मनी का वॉल्यूम बढ़ा तो मनी सप्लाई बढ़ी, इसका मतलब मनी सप्लाई बढ़ी तो ऑटोमेटिकली हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। हर आदमी के पास ज़्यादा पैसा होगा, हर आदमी के पास ज़्यादा पैसा होगा, लेकिन सप्लाई हमारी लिमिटेड है, मतलब हमारे पास हर आदमी पर मनी इंक्रीज़ हो गया लेकिन आइटम उतने ही हैं हमारे पास, तो ऑब्वियसली हर आइटम का कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इसीलिए उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, ऐसे सरकार 1997 तक नया मनी क्रिएट करके बजट डेफिसिट को फाइनेंस करती थी। बजट डेफिसिट का मतलब हम एक्सपेंड कितना कर रहे हैं और इनकम कितना है हमारा। अगर जैसे हमने बोल दिया हम एक्सपेंड करेंगे 500 करोड़ और इनकम हमारी है 400 करोड़, तो 100 करोड़ छाप लेते थे पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं करते हैं। अब ये क्योंकि बजट डेफिसिट इस चीज़ों को अब बैन कर दिया गया है सरकार की तरफ से। FRBM एक्ट भी आ गया, फिजिकल डेफिसिट को कि 3% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब से आई हैं तब से बजट डेफिसिट 1997 के बाद RBI ने नया पैसा बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए ये बंद कर दिया है। उल्टा वो एडवांसेस देता है, वेज एंड मीन एडवांस के फॉर्म में, दो, हाँ, उस फॉर्म में वो कोलेटरल लेकर फिर देता है सरकार को पैसा। अब इसमें वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं लेता है, स्टेट गवर्नमेंट से लेता है कोलेटरल। रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट, रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट इससे भी नहीं होगा। मोस्ट इन्फ्लेशनरी यही होता है हमेशा, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, इसी के लिए सारे वो होते हैं। यही चीज़ रोकी गई है 1997 से। वैसे भी जब रिपेमेंट का मतलब यही हुआ ना कि सरकार ने जो भी उधार लिया था वो वापस कर दिया, तो मनी सप्लाई तो डिक्रीज़ होगी इकोनॉमी में। या फिर वो जीसेक के फॉर्म में भी देखेगा तो भी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बजट डेफिसिट फाइनेंसिंग में ज़्यादा फर्क पड़ता है और वो रेगुलर बेसिस पे भी किया जाता था पहले। द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच ऑफ द फॉलोइंग। अब फिर से एक कॉन्सेप्ट आ गया, मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट क्या है। मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है, मान लो 100 रुपया है किसी इकोनॉमी में, अब उस आदमी ने क्या किया, बैंक में डाल दिया। अब बैंक क्या करता है, 10% रिजर्व मेंटेन करता है, रिजर्व, और फिर 90% लोन दे देता है, ठीक है। तो क्या होगा, 100 रुपये में 10 रुपये यहाँ पे रख लिया और 90 रुपया लोन दे दिया। अब 90 रुपया में किसी ने कुछ काम किया और लोगों को वेजेस दिए। अब फिर से क्या हुआ, ये 90 रुपीज़ फिर से बैंकिंग सिस्टम में आ गया, फिर से जहाँ पे 100 रुपीज़ था अब 90 रुपीज़ यहाँ पे आ गया, और 90 रुपीज़ में फिर 10% रिजर्व रख लिया, मतलब 9 रुपये जो है वो रिजर्व में रख लिया गया, और फिर बचा हुआ 81 रुपया फिर लोन में चला गया। तो आप देखो कि सिर्फ 100 रुपीज़ नया छपा या सिस्टम में आया और कितने का हमें फ़ायदा हुआ, कितना रुपया, 90 + 81, 171 रुपीज़ का लगभग उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर दी 100 रुपये ने। तो ये कब तक जनरेट करता जाएगा, जब तक ये बार बार लौट के पैसा बैंकिंग सिस्टम में आता रहेगा। तो ये कितना करेगा, 1/CRR, इस तरह से इसका फॉर्मूला है, वो भी रेशियो में या हाँ उस टाइप में। तो हाँ ठीक है, ये इसका वैसे फॉर्मूला होता है। मतलब अगर 10% है, जैसे हमने यहाँ पे रिजर्व 10% लिखा है, तो 1/1/10 होगा, विच इज़ इक्वल टू 10 टाइम्स। मतलब 100 रुपये बैंकिंग सिस्टम में डालेंगे तो 1000 रुपये में ये बन के निकलेगा बाहर। 1000 रुपये की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करेगा सिर्फ 100 रुपीज़ का नया नोट क्रिएट करने से। तो ये होता है। अगर यही CRR मान लो 10 की जगह 5%, 20% कर दिया जाता है, मान लेते 20% कर दिया, तो 20% क्या होगा, 100/20, 20/100, तो 1/5, 5% करेगा। मतलब अगर CRR की वैल्यू बढ़ाई जाती है, यहाँ 10% थी तो 10 टाइम मल्टीप्लायर है, और बढ़ा दिया गया तो 5 टाइम हो गया, 5 टाइम मल्टीप्लायर इफेक्ट दिख रहा है। मतलब CRR की वैल्यू बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर इफेक्ट कम होगा। तो इंक्रीज़ इन द कैश रिजर्व रेशियो से क्या होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ेगा, ये ऐसा करा इंक्रीज़ होगा। तो ये हमारा पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है, इंक्रीज़ करने से नहीं बढ़ेगा। तो ये CRR वाला कॉन्सेप्ट जो है ये उसमें भी दिया हुआ है, NCERT में भी दिया हुआ है। तो मनी मल्टीप्लायर हमने ये देखा कि थोड़ा पैसा नया क्रिएट करने से पूरी इकोनॉमी में क्या रिपल्स आते हैं, क्या वो होता है, और जितने बार वो बैंक में लौट के आएगा पैसा उतना ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट करता है, या उतना अपने सेचुरेशन की तरफ बढ़ता है। 100 रुपये जो है 1000 रुपये की तरफ बढ़ता जाएगा। इंक्रीज इन CRR ये गलत हो जाता है, क्योंकि डिक्रीज से होगा, हमने अभी देखा जिसको। इंक्रीज इन द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट। ऑब्वियसली बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी तो बार बार पैसा लौट के बैंक में आता रहेगा, और बार बार लौट के आता रहेगा तो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है इंक्रीज़ होता रहेगा। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, पॉपुलेशन बढ़ने से कोई ज़रूरी नहीं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ रही है। इंक्रीज इन SLR रेशियो इन द बैंक। इंक्रीज इन SLR रेशियो क्या होगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, जिसपे बैंक
लेवल पे लेंडिंग कर पाता है, मतलब या G-Secs में यहीं कहीं इन्वेस्ट कर सकता है। ऑब्वियसली मनी सप्लाई जो है मार्केट में वो कम हो जाती है, मनी लिक्विडिटी, बेसिकली सप्लाई तो नहीं कम होती, लिक्विडिटी कम हो जाती है मनी की, तो ऑब्वियसली वो जो जनरेट करने की जो क्षमता है बैंक की उस पर प्रॉफिट वो भी लिमिट हो जाती है। तो एक तरह से मनी सप्लाई कम हो गई, वो वाला ही इफेक्ट जनरेट होता है। तो ये नहीं कर सकता ना, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर की बात हो रही है, वो इंक्रीज़ कैसे होगा। तो सी आएगा हमारा आंसर। जितना ज़्यादा पैसा लोगों का हाथ चेंज करेगा उतना ज़्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट। इसी चीज़ को कैरी करते हुए सरकार ने UPI ऐप लाया है कि आप बैठे बैठे रात में भी आपका रिचार्ज अगर ख़त्म होता है तो आप तुरंत रिचार्ज कर लो, लेटे लेटे आप एयरटेल का, वोडाफोन का, नेटफ्लिक्स का, जिसका करना चाहो उसको फटाफट रिचार्ज कर लो। उससे क्या होगा, फिर से बैंक में चला गया पैसा, वो आपने किसी से मतलब आपने काम करके कमाया वो पैसा फिर से बैंक में डाल दिया, फिर वो कहीं लैंडिंग होगी, फिर वहीं आ जाएगा। तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसको वेलोसिटी ऑफ मनी भी कहा जाता है, कितनी तेज़ी से इट इज़ चेंजिंग द वेलोसिटी, इट इज़ चेंजिंग द हैंड्स, कितनी तेज़ी से हैंड्स चेंज कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट तो जानने पड़ेंगे, इनका एग्जांपल एक बेसिक एग्जांपल के फॉर्म में याद करेंगे जल्दी याद हो जाएगा। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। डिमांड पुल एक होता है कॉस्ट पुश और एक होता है डिमांड पुल का मतलब ये हुआ कि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब मनी लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके कारण देखो सप्लाई ऑफ गुड हमेशा कांस्टेंट है, लगभग कांस्टेंट। कॉस्ट पुश में ये सप्लाई ही इम्पैक्ट हो गया, मान लो मानसून ख़राब हो गया तो भाई चावल आ ही नहीं रहा मार्केट में जितना पहले भी आता था, तो उसके कारण जो इन्फ्लेशन आता है वो कॉस्ट पुश में आ गया। डिमांड पुल हो गया कि लोगों के पास लॉटरी या कहीं से बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, तो क्या होगा, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, मतलब मनी बहुत ज़्यादा लोगों के हाथ में आ गई है, तो उसमें किया क्या जाएगा, इस टाइप की इन्फ्लेशन को डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज़्यादा है तो पैसे को कम करना है, पैसा कम कैसे करें जाए, एक्सपेंशनरी पॉलिसी नहीं ले सकते हम, ऑब्वियस ही बात है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में पैसा बढ़ता है, जहाँ भी हम जानते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी में पैसा बढ़ता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया एक्सपेंशनरी पॉलिसी वाला। कैन बी कॉज्ड या इंक्रीज्ड बाय, मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन किससे इंक्रीज़ हो सकता है, इन्फ्लेशनरी पॉलिसी मैंने सोचा था डिक्रीज़ हो सकता है, इंक्रीज़, हाँ इंक्रीज़ हो सकता है। आप लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा दोगे, मतलब मनी सप्लाई आपको बढ़ाना है इस क्वेश्चन में, मनी सप्लाई इससे बढ़ेगा। फिजिकल स्टिमुलस इससे भी बढ़ेगा मनी सप्लाई, आपने इंपोर्ट कोटा ये सब भी हटा दिया तो भाई उससे भी बढ़ेगा। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, इसको अभी देखेंगे। हायर परचेजिंग पावर, राइजिंग इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया बैंक ने, जिस रेट पे वो देता है, पहले 5% पे देता था, अब 7% पे इन्वेस्टर को दे रहा है लोन, अगर वो इतने परसेंट पे, तो ऑब्वियसली मनी सप्लाई जो है कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी तो ये नहीं होगा, मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं होगा क्योंकि मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है। अब देते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस, तो वैसे इसका 5 अगर आंसर नहीं है तो 1 to 4 है, लेकिन हायर परचेजिंग पावर, ऑब्वियसली हायर परचेजिंग पावर है अगर हर आदमी के पास, मतलब मनी सप्लाई कहीं ना कहीं बढ़ी है तो वो इन्फ्लेशनरी हो जाएगा। इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस क्या होता है, मतलब मान लो आपका पहला वेज 100 रुपया था, ठीक है, 6% 7% का इन्फ्लेशन चल रहा है इकॉनमी में, ठीक है, अब आपका वेज जो है इन्फ्लेशन इंडेक्स हो गया कि आपको ग्रोथ भी मिली या फिर जो भी अप्रेजल हुआ आपका 107 रुपया हो गया, ठीक है, आपका वेज 107 है। पहले आप मतलब 100 रुपये में जितनी भी आपकी वेज, आप क्या खरीदते थे, मिल्क खरीदते थे, तो 1 लीटर मिल्क 100 रुपये का था, आपने उस वक्त खरीद लिया वो मिल्क, 1 ही लीटर आप खरीद पाते थे। अब मिल्क का भी दाम बढ़ा है, ऑब्वियस ही बात है, 1 लीटर 100 रुपया था तो आप 1 लीटर मिल्क अपनी पूरी सैलरी में खरीद पाते थे। अब क्या हुआ कि क्योंकि इन्फ्लेशन है इकॉनमी में, तो अब वही 1 लीटर मिल्क 107 रुपये का हो गया, आपका वेज भी बढ़ गया, इन्फ्लेशन से इंडेक्स है ना, जितना इन्फ्लेशन बढ़ा उतना आपका वेज भी बढ़ा। फिर क्या हुआ, अभी भी आप 1 ही लीटर ले पाओगे दूध, तो ओवरऑल आप ज़्यादा दूध तो ले ही नहीं पा रहे हो। क्यों, क्योंकि जितना इन्फ्लेशन बढ़ा है उतनी आपकी सैलरी बढ़ी है, जो आपका वेज है वो उतना ही बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बेसिस से आपकी एक्चुअल में मनी सप्लाई पे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा, आपकी परचेजिंग पावर कभी बढ़ी ही नहीं है। आपकी परचेजिंग पावर अगर बढ़ी ही नहीं कभी तो क्या कहेंगे हम, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कभी हो ही नहीं सकता, आप कभी ज़्यादा डिमांड कर ही नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा मनी, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, ये बेसिक डेफिनेशन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। तो टू फ्यू गुड्स है ही नहीं क्योंकि टू मच मनी हो ही नहीं रहा इन्फ्लेशन इंडेक्स बेसिस में, तो इसीलिए ये नहीं होगा ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन आएगा 1, 3 एंड 4। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमेट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट इन द प्राइमरी मार्केट। अच्छा,
ये उसी वक्त लॉन्च किया था आरबीआई ने, तो ये बिल्कुल सही है। द नेगोशिएटेड और डीलिंग ऑर्डर मैचिंग इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये न्यूज़ में था, ये करंट में है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। CDSL इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड BSE, आरबीआई इसमें नहीं इन्वॉल्व होता है, तो 1 और 2 इसका आंसर है। ये उस वक्त करंट में था, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है। विद रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट, it puts microfinance tool to work in the water and sanitation. It is a global initiative launched by World Health Organization वर्ल्ड में। अगर इस टाइप का कोई इनिशिएटिव लॉन्च होता है, कुछ नया होता है, तभी वो आता है यूपीएससी में। अगर बहुत पुराना है तो बहुत कम चांसेस है इन्होंने लॉन्च किया होगा, क्योंकि अगर ये लॉन्च करती इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन WHO या वर्ल्ड बैंक, तो वो पेपर में होता। अगर नहीं है तो मान के चलो कि नहीं किया होगा लॉन्च, तो 2 हटाना ही पड़ेगा आपको। सी ही है इसका आंसर है, और सी ही है। इट एम्स टू एनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड विदाउट डिपेंडिंग ऑन द सब्सिडीज़। ठीक है, ये आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर रिस्क ले सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फंक्शन द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, मतलब आखिरी में जब कहीं पे पैसा ना मिले तो इसके पास आ जाओ। ये कौन आ सकता है? कोई भी बंदा नहीं उठ के आ सकता है, ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आ सकते हैं इसमें, या कुछ कोऑपरेटिव्स आ सकते हैं। लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज़, अच्छा इंडस्ट्री को नहीं देता है ये लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, मतलब अगर अंबानी जो कहीं पैसा नहीं मिल रहा है तो आरबीआई के पास चलो, ऐसा नहीं होता है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्परेरी क्राइसिस, बिल्कुल लिक्विडिटी देना है। टेम्परेरी क्राइसिस अगर अचानक से आ गया, जैसे उनको SLR कोटा मीट नहीं हो रहा, CRR कोटा मीट नहीं हो रहा, तो वो ले सकते हैं यहाँ से। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है ये। लैंडिंग गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट, बिल्कुल नहीं, ये तो बंद हो चुका है इस टाइप से फाइनेंस करना, या फिर लैंड भी नहीं करते हैं वो। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट नहीं बोला जाएगा, मतलब बैंक का फंक्शन ये नहीं है। लैंड तो करते ही हैं वे एंड मीन एडवांसेस में इसमें, बट ये इसके अंदर नहीं आता है, तो सिर्फ 2 होगा इसका आंसर, बी। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट फॉर द बैंक्स, इस टाइप से याद रखो। R2 कोड ना तो गवर्नमेंट, ना तो इंडस्ट्री के लिए लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है, ना गवर्नमेंट के लिए। इनको पैसा नहीं मिलता, ये लोग कहीं और से जाके लें। RT कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कंसिडर टूल अवेलेबल टू प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ, ये वैसे इकोनॉमी का नहीं है तो हम नहीं करेंगे इसको, इन्वायरमेंट में कंसिडर करेंगे दोबारा। तो ये हो गया हमारा 2021। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें, आरबीआई से रिलेटेड, इन्फ्लेशन, रिसेशन, इन्फीरियर सुपीरियर गुड्स, मनी, ये मनी मल्टीप्लायर, बॉन्ड यील्ड, मतलब काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, तो इनसे काफ़ी फ़ायदा होगा।